हेलो हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं सभी। स्वागत है आप सभी का विद प्रेप सीयूईटी पीजी एंड आईआईटी जैम के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जहां आज मैं बात करने जा रही हूँ बहुत ही स्ट्रॉन्ग तगड़ी वैकेंसीज की। जी हाँ, एसएससी की तरफ से हम सभी जानते हैं स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, और इस तरीके की जॉब पाना हम सबका ड्रीम भी होता है। और ऐसी एक अपॉर्चुनिटी अब आपके लिए निकली है, मतलब केमिस्ट्री वालों, तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर निकली है, जिसमें अगर आप मतलब 12th पास वालों के लिए भी वैसे तो बहुत सारी जॉब है, बट अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो और आपने बीएससी किया हुआ है या फिर आपने मास्टर्स भी किया हुआ है, मतलब दोनों के लिए ही यहाँ पर बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो क्या पोस्ट रहने वाली है, क्या सैलरी रहने वाली है, और आप एलिजिबल हैं या नहीं, क्या क्या पोस्टिंग वगैरह, सारी डिटेल्स इस वीडियो में यहाँ पर हम बात करेंगे। क्या फॉर्म, एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके का होने वाला है, क्राइटेरिया क्या है, एप्लीकेशन फीस क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, एग्जाम में क्या क्या आता है, ये सारी चीज़ों की यहाँ पर बात करेंगे। तो देखिए, आप देख सकते हो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, मतलब इसके लिए अगर आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएंगे ssc.gov.in, यानी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पे आप देखेंगे, कुछ भी फ्रेम्ड या कुछ भी अलग ऐसा कुछ नहीं बताऊंगी मैं आपको, सारी चीज़ें ऑथेंटिकेटेड है, सब वेबसाइट से डायरेक्टली आप यहाँ पर देख सकते हो। ये नोटिस है, देखिए 13 अप्रैल को आया है, बहुत पुराना नोटिस नहीं है, नोटिस फॉर फेज सिलेक्शन बोर्ड, और ये मैंने खोला हुआ है ऑलरेडी, तो ये मैं आपको दिखा देती हूँ। टू बी अपलोडेड ऑन द वेबसाइट, 13 अप्रैल को हमारा ये आया था, ssc.gov.in, ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट है। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे नोटिस को, तो देखिए यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि डेट्स ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन आपकी 13 से शुरू हो चुकी हैं और 4 मई तक चलेंगी, मतलब 4 मई आपकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो इसके बाद, इससे पहले पहले हमें ट्राई करना है, मतलब इससे पहले ही फॉर्म आपका भरा जाएगा। ऑनलाइन रिसिप्ट की लास्ट डेट जो रहेगी वो आपकी 4 मई होगी, वही इसमें बताया हुआ है। अगर आप ऑनलाइन फ़ी पेमेंट करना चाहते हैं तो वो 5 मई तक हो सकती है, बट लास्ट डे का वेट ना करिए, क्योंकि कई बार वेबसाइट जो है हमारी हैंग हो जाती है। करेक्शन फॉर्म विंडो भी यहाँ पर ओपन होगी, जो कि 11 मई से लेकर 13 मई तक ओपन होगी। और जो आपका सीबीटी, यानी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि कंप्यूटर बेस्ड यहाँ पर आपका टेस्ट रहने वाला है, और वो होगा बेटा आपका जून में, टेंटेटिव डेट दी हुई है, एग्जैक्ट नहीं बताया, बस ये कहा है जून में होगा। ठीक है, और अगर कोई क्वेरी है आपको तो आप इनके हेल्पलाइन नंबर पे, इस पे जो है वो कॉल कर सकते हैं। तो ये थी आपकी बेसिक डिटेल्स। इसके बाद आप अगर पूरा नोटिफिकेशन देखेंगे, ये जो मैंने आपको दिखाया है इसी वेबसाइट पे जाकर, तो आप बहुत सारे उसमें एनेक्चर्स, ऐसे कॉलम्स आपको मिलेंगे। एक बार फॉर्म भरने से पहले उनको ज़रूर आप गो थ्रू करेंगे। बाकी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं सारी आपको इस वीडियो में कवर कर ही रही हूँ, बता ही रही हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो कैंडिडेट मस्ट बी आइदर सिटीजन ऑफ इंडिया, नेपाल, भूटान, रिफ्यूजी, ये सब तो आप, इनमें से मुझे लगता है इंडिया वाले ही सबसे ज़्यादा होंगे, तो ये तो आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फॉलो हो ही जाएंगे। एज लिमिट की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखिए, एज लिमिट यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आप एज लिमिट की बात करेंगे हम यहाँ पर, तो एज आपकी जो काउंट होगी, जैसे किसी भी जो भी आप पोस्ट भर रहे हैं, उस पोस्ट में अगर आपको लेटर सपोज एज दी हुई है कि आप 18 टू 25 में ही एज लिमिट में फॉल करना चाहिए, तो वो जो 25 एज लिमिट है वो आपकी इसमें होनी चाहिए। यहाँ पर एग्जैक्टली वो चीज़ें अच्छे से बताई हुई है कि अगर 18 टू 25 पूछा है तो किस डेट से लेकर किस डेट के बीच बीच में आपका जन्म जो है वो होना चाहिए। तो इसको सब अपनी डेट्स के अकॉर्डिंग, जो पोस्ट आई है उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, उसके अकॉर्डिंग सभी लोग एक बार डिटेल में ज़रूर यहाँ पर गो थ्रू कर लेंगे। ठीक है, इसको सभी एक बार ज़रूर गो थ्रू कर लेंगे। तो ये सारा आपका एज, वैसे एज में रिलैक्सेशन भी है, कैटेगरी वाइज आपका एज में रिलैक्सेशन भी है। अगर यहाँ पर आप नीचे इसी में स्क्रॉल करके देखेंगे, अच्छा, डेट ऑफ बर्थ का जो आपका प्रूफ रहेगा वो मैट्रिकुलेशन, मतलब जो आपका 10th का सर्टिफिकेट है वो रहेगा। ठीक है, तो वही आपको यहाँ पर शो करना होगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट। ठीक है, और इसके बाद अगर हम एज रिलैक्सेशन की बात करें तो अपर एज लिमिट में आपका रिलैक्सेशन है SC ST OBC PWD, मतलब सभी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स के लिए। तो ये भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, एज रिलैक्सेशन की बातें हो गई यहाँ पर। अब बात करते हैं एप्लीकेशन फीस। तो देखिए, एप्लीकेशन फीस जो है आपकी वो 100 रुपये है, 100 रुपीज़ आपकी एप्लीकेशन फीस है, जो कि मतलब आपको ऑनलाइन ही पे करनी है। एप्लीकेशन फीस जो रहेगी वो आपको ऑनलाइन पे करनी है, यहाँ पर सब कुछ लिखा हुआ है। और जो वुमेन SC ST PWD एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स है, उनके लिए कोई फीस नहीं है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है। देखिए, ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप मल्टीपल पोस्ट के लिए
अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि एक ही पोस्ट है आपके लिए। अगर आप बीएससी स्टूडेंट है तो आपके लिए बहुत सारी पोस्ट है, तो आप सब में अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी मैं आपको दिखाऊंगी सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम ही है। सबका सिलेबस ऑलमोस्ट सेम है, तो इसका मतलब आपको एक की भी आप तैयारी करते हो तो सभी का एग्जाम दे सकते हो। तो क्या पता किसमें हमारा लक काम कर जाए, किसमें तुक्का लग जाए। ठीक है, तो हम जितने मैक्सिमम है जितने हैं, क्योंकि देखो 100 रुपये का ही फॉर्म है, और अगर आप वुमेन SC ST PWD है तो आपको तो वो 100 रुपये भी नहीं देने, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है आपके लिए तो फॉर्म। ठीक है, और ऑनलाइन फी उन्होंने बताई है 5 मई तक आपकी भरी जा सकती है, और फीस एक बार दे दी तो उसके बाद रिफंड नहीं होगी। खैर फीस का इतना बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि आई गेस 100 रुपये इतना बड़ा अमाउंट नहीं है कि सभी लोग आराम से इसको कर सकते हैं। बाकी इससे रिलेटेड ये जो चीज़ें हैं, रिफंड से रिलेटेड या फिर जो भी है, ये सब आप डिटेल में ज़रूर एक बार यहाँ पर देख लेंगे। करेक्शन के लिए देखो, अच्छा यहाँ पर ना करेक्शन के लिए ज़्यादा मांगा गया है। अगर आप फर्स्ट बारी में करेक्शन करते हैं, मतलब पहला करेक्शन करते हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कमीशन विल लिवाई यूनिफॉर्म चार्ज ऑफ 200 रुपीज़। मतलब आपसे 200 रुपये जुर्माना लगेगा कि अगर आप करेक्शन करते हैं, और अगर दोबारा कोई करेक्शन करते हैं तो फिर 500 रुपये लगेगा। मतलब एक ही बार अच्छे से भर दीजिए, पता चले जितना फॉर्म था उससे ज़्यादा तो आपने करेक्शन में यहाँ पर पैसे लगा दिए। ठीक है, तो ऐसा ना हो, तो ये एक बार आप ज़रूर सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लेंगे। सेंटर कौन कौन से रहने वाले हैं, देखो आपके CBE जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा, उसके जो सेंटर्स हैं तो वो मैंने मार्क किए हुए हैं। यहाँ पर देखो अलग अलग रीजन्स में डिवाइड किया गया है। सेंट्रल रीजन बिहार यूपी वाला जो रीजन है उसे सेंट्रल बोला गया है। ईस्टर्न रीजन आपका अंडमान निकोबार, झारखंड, उड़ीसा, सिक्किम, वेस्ट बंगाल। तो इसमें ये सारे स्टेट्स यहाँ पर दिए हुए हैं, ये सब इसके सेंटर्स रह सकते हैं। अब एक लाइन इन्होंने साफ साफ लिखी हुई है कि आपसे प्रेफरेंस पूछी जाएगी, और आप 3 सेंटर यहाँ पर भर सकते हैं, कोई भी अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग, और उन्हीं में से आपको अलॉट किया जाएगा। तो ये पढ़ लेना। देखो बहुत सारे सेंटर्स हैं, मुझे ऐसा लगता है सभी स्टेट्स इसमें लगभग लाइक कर ही रहे हैं। इंडिया के जो सारे हमारे सिटीज़ हैं, मेजर सिटीज़ हैं जो वो लाइक कर ही रही है। मध्य प्रदेश रीजन है हमारा, कर्नाटक रीजन है, ऐसे इन्होंने अलग अलग रीजन वाइज। नॉर्थ ईस्टर्न रीजन है जिसमें अरुणाचल प्रदेश, सारे हमारे वो 7 सिस्टर्स आती हैं। नॉर्थ रीजन है जिसमें वही दिल्ली, राजस्थान और आपका उत्तराखंड यहाँ पर दिया हुआ है। नॉर्थ वेस्ट रीजन है जिसमें चंडीगढ़, हरियाणा, आपका हिमाचल, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, ये सारे रीजन्स दिए हुए हैं। साउथ में आपका आंध्र, ये सारी चीज़ें। अच्छा मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को जल्दबाजी इस चीज़ की होगी कि मैम पोस्ट बताइए, पोस्ट कौन कौन सी आई है, सैलरी वगैरह, ये सब चीज़ें आप जानना चाहते होंगे। तो देखिए मैं बता देती हूँ, यहाँ पर इसको खत्म कर लेते हैं। 3 सेंटर्स आप इसमें चूज कर सकते हो, और आपको अपनी प्रायोरिटी के ऑर्डर में अपना सेंटर जो है अलॉट हो जाएगा। एक बार सेंटर अलॉट हो गया उसके बाद आपको वो चेंज नहीं किया जाएगा, वो फ्रीज कर दिया जाएगा, यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, तो ये बात रही आपकी करेक्शन सेंटर से रिलेटेड। अच्छा अब फॉर्म कैसे भरना है उसका भी मैं आपको यहाँ पर देखो डिटेल में सब कुछ दिया हुआ है, पर उससे पहले एक बार यहाँ पर बात कर लेते हैं वैकेंसीज की, और उससे भी पहले बात कर लेते हैं एग्जामिनेशन क्या रहने वाला है। क्योंकि पहले आप ये देख लीजिए कि आप क्लियर करने तो जा रहे हो, एग्जामिनेशन देने तो जा रहे हो, CBT में बेस्ड आपका पेपर रहेगा, मतलब कि आपको एक तरीके से एग्जाम तो देना है। पर अब वो जो एग्जाम आपको देना है उसका पैटर्न क्या रहने वाला है, उसमें क्या क्या आने वाला है, एक बार ये देख लेते हैं। देखिए आप यहाँ आप BSc केमिस्ट्री के स्टूडेंट हो, चाहे मैथ्स के स्टूडेंट हो, चाहे आप लाइफ साइंसेज से हो या आप फिजिक्स से हो, सबके लिए पोस्ट है यहाँ पर। मैं यहाँ पे स्पेसिफिकली मैंने केमिस्ट्री की मार्क की हुई है, बट पूरी नोटिफिकेशन मैं आपके सामने इसलिए लेकर आई हूँ ताकि बाकी लोग भी देख सके। सभी के लिए पोस्ट है, और मतलब सभी के लिए कॉमन ही एग्जाम होने वाला है। ऐसा नहीं है कि यहाँ केमिस्ट्री स्पेसिफिक एग्जाम होगा। तो एग्जाम का जो सिलेबस है वो सबके लिए सेम है। अगर आप यहाँ पर देखोगे 3 सेपरेट CBT यहाँ पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन यहाँ पर होने वाले हैं। 3 सेपरेट एग्जामिनेशन यहाँ पर होंगे जो ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ठीक है, और लेवल आपका 10+2 लेवल रहेगा, या ग्रेजुएशन, सबके लिए अलग अलग है। देखो अगर आप अपने ग्रेजुएशन के बेसिस पे किसी पोस्ट में यहाँ अप्लाई करते हैं तो आपके लिए अलग क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब आपका सिलेबस थोड़ा सा अलग है। 10+2 लेवल में करते हैं अप्लाई तो अलग है, और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन से करते हैं तो सिलेबस थोड़ा सा अलग है। 10+2 में जो हमारे लायक पोस्ट निकले हैं वो सबसे ज़्यादा वो लैब असिस्टेंट की ही पोस्ट है। तो अगर आप उसमें मतलब जो 12th लेवल के अपने बेसिस पे करना चाहते हैं वो लैब असिस्टेंट, लैब अटेंडेंट वाली पोस्ट के लिए एलिजिबल है, उसमें वो कर सकते हैं। बट अगर आप बैचलर आपने पास कर लिया है, BSc पास कर लिया है, तो फिर मुझे लगता है आपके लिए और भी अच्छी पोस्ट जो है वो आपका इंतजार कर रही हैं। और अगर आप MSc स्टूडेंट है तो फिर और अच्छी लेवल की पोस्ट है, तो एग्जाम भी फिर उतना ही अच्छे लेवल का इनका होने वाला है। तो देखिए इसमें जो 4 सब्जेक्ट आपके आने वाले हैं वो आपके रहेंगे जनरल इंटेलिजेंस, मतलब कि आपका जनरल अवेयरनेस, मतलब एक तरीके से रीजनिंग, इसको हम कह सकते हैं ये आपका बेसिकली कवर करेगा रीजनिंग वाला पार्ट।
जो रीजनिंग आप पढ़ते हो। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 मार्क्स का। जीके जनरल अवेयरनेस, जिसमें आपके करंट अफेयर, स्टैटिक जीके ये सब आ जाता है। 25 मार्क्स का जो जनरल एक एसएससी का पेपर देखिए जो होता है उसी तरीके का ही है। बस ये समझ लीजिए स्पेसिफिकली आप बैचलर्स या मास्टर्स वालों को थोड़ी यहाँ पर प्रेफरेंस जो है वो मिलने वाली है। और बाकी मैथ्स देखिए, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मतलब होता है आपका अरिथमेटिक स्किल्स, यानी कि आपकी मैथमेटिक्स का पोर्शन ये रहने वाला है, वही 25-50। इंग्लिश बेसिक नॉलेज रहेगा। और अगर आप देखोगे तो इसमें आपको दिया हुआ है कि ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम 60 मिनट का होगा, जिसमें हर एक पार्ट को 15-15 मिनट का टाइमर के साथ आपको दिया जाएगा। मतलब 15 मिनट एक सेक्शन के लिए, वो टाइमर खत्म तो आप दूसरे सेक्शन पे आप चले जाएंगे। 15 मिनट से ज्यादा आप एक सेक्शन को नहीं देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर और अगर आप स्क्राइब्स वाले कैंडिडेट हैं तो उसके लिए देखो अलग से डिटेल में यहाँ पर दिया हुआ है, वो सब अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग सब यहाँ पर पढ़ लेंगे। नेगेटिव मार्किंग भी है, तो हम अंधाधुंध मार्किंग नहीं, मतलब आंसर्स नहीं लगाकर आ सकते, वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। 0.5 मार्क्स की यहाँ पर आपकी नेगेटिव मार्किंग है। अच्छा देखिए, अब अगर मान लीजिए एक ही पेपर को, एक ही पोस्ट के लिए जो एग्जाम है उसको अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर कंडक्ट कराया गया, अलग अलग शिफ्ट में यहाँ पर कंडक्ट कराया गया, तो फिर नॉर्मलाइजेशन यहाँ पर होगी, साफ साफ वो आपको बता रहा है। देयर विल बी नॉर्मलाइजेशन इफ द एग्जाम इज कंडक्टेड इन मल्टीपल शिफ्ट। ठीक है, बाकी मीडियम जो रहेगा हिंदी इंग्लिश रहेगा, जिसमें आपको चॉइस है, आप कोई भी अपना मीडियम जो है सिलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। ठीक है, तो बस। और अगर आपका स्किल टेस्ट, जैसे मान लीजिए आप किसी और बेसिकली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं जिसमें कोई स्किल रिक्वायर्ड है, जैसे टाइपिंग वगैरह, तो फिर उसका टेस्ट होगा, वो हमारे खैर किसी केस में नहीं है, वो हमारे केस में नहीं है। अच्छा, आप फॉर्म कैसे भरना है उससे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ पोस्ट कौन कौन सी है। मुझे ऐसा लगता है इसका बहुत ज्यादा सभी लोग वेट कर रहे होंगे। तो देखिए, ये आपके सामने पूरा मैंने यहाँ पर पोस्ट सारी खोल दी है। मैं आपको बता देती हूँ सबसे पहले 10+2 लेवल के बेसिस पर सारी जो भी आपको पोस्ट मिलेंगी वो लैब अटेंडेंट की है। तो 10+2 अगर मतलब 12th तो आपका पास हो गई अगर आप बीएससी कर रहे हैं, तो बेटा जी इन सभी पोस्ट में आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट में आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और ऐसी मल्टीपल पोस्ट हैं। देयर आर मल्टीपल पोस्ट ऑफ लैब अटेंडेंट विच रिक्वायर्स योर 10+2 लेवल ओनली। इसके बाद अगर आप देखेंगे, इसके बाद यहाँ पर अगर देखेंगे, हम स्पेसिफिकली यहाँ पर बात करते हैं कि अगर केमिस्ट्री की जो कौन कौन सी पोस्ट है जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। आप लोगों को कुछ नहीं करना, जो मैं पोस्ट आपको दिखा रही हूँ उसका नंबर आप नोट कर लीजिए, सो दैट आप उसमें अप्लाई जब करें तो आपको पता हो कि मुझे किस में अप्लाई करना है। ठीक है, देखो जीएसआई की भी पोस्ट है यहाँ पर बहुत सारी, अगर आप देखोगे जीएसआई में मिनिस्ट्री ऑफ माइंस में आपको लैब असिस्टेंट वगैरह की बहुत सारी पोस्ट यहाँ पर ऑफर की जा रही है। अभी आगे दिखाती हूँ मैं आपको। जैसे कि देखिए, सबसे पहले तो ग्रेजुएशन एंड अबव, मतलब अगर आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है दोनों में ही, ये आपकी फिजिक्स वालों के लिए भाई सीनियर साइंटिस्ट असिस्टेंट की पोस्ट है। ठीक है, लेवल 6 का पे स्केल रहेगा। लेवल 6 का एक अच्छा पे स्केल होता है, मतलब आपकी सैलरी अच्छी खासी यहाँ पर होने वाली है। लेवल 6 लेवल 7 की पे स्केल्स आप गूगल कर लीजिए, आपको पता लग जाएगा। मैं तो ज़्यादा डिटेल में क्या ही बताऊँ, इतना आपको सबको पता होगा, नहीं पता है तो आप आराम से वहाँ पर जाकर जो है आराम से चेक कर सकते हैं। मतलब और अगर साइंटिफिक असिस्टेंट इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये वाटर रिसोर्सेज इन सब से रिलेटेड है, तो केमिस्ट्री वालों को मुझे लगता है प्रेफरेंस दी जाएगी। और कितनी पोस्ट है वो देखिए यहाँ पर मेंशन है। पोस्ट बहुत ज़्यादा तो नहीं मैं कहूँगी, लेकिन हाँ एक एक अगर आप ऐसे भी काउंट करेंगे तो काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पर आपकी बन जाएंगी, आपकी यहाँ पर जो है वो बन जाएंगी। देखिए कि इसमें जो पोस्ट दी हुई है आपको, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए पहले एससी की बताई हुई है, फिर एसटी, फिर ओबीसी, देन अनरिजर्व्ड कैंडिडेट एंड देन ईडब्ल्यूएस। और ये जो बोल्ड में लिखा है ये आपकी टोटल पोस्ट है। बाकी ये जो है ओ एच 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 वी एच, इनके एब्रीवेशन आप देख लेंगे यहाँ पर कि ये किन पोस्ट को यहाँ पर बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये इसका मतलब ये है कि आपकी एक पोस्ट है जनरल की इसमें, और ये एक्सप्लोसिव्स वाले में अगर आप देखोगे तो एक पोस्ट यहाँ पर भी जनरल की है। ये मैं जनरल की बता रही हूँ, बाकी कैटेगरी की इसमें कोई और पोस्ट खास है नहीं, सब में जनरल की ही पोस्ट निकली हुई है। ऐसे ये जो सीनियर रिसर्च असिस्टेंट था
इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं और इसमें 8 पोस्ट है जनरल की। तो आप देखो केमिस्ट्री के लिए पोस्ट ऐसा नहीं है बहुत कम है, अच्छी खासी यहाँ पर आपको पोस्ट जो है वो मिल रही है। और यहाँ पर क्या-क्या है देखिए, लेबोरेटरी असिस्टेंट की ग्रेजुएशन वाली पोस्ट चाहिए, ठीक है? ये आपका इसमें फोरेंसिक वाला डिपार्टमेंट रहेगा और इसका लेवल 5 रहेगा, पे स्केल लेवल 5 रहेगा। जनरल की 3 पोस्ट है इसके अंदर, जनरल की आपकी 3 पोस्ट है इसके अंदर। बाकी अगर हम देखिए स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की बात करें तो ये आपका इसका नंबर ज़रूर सभी नोट कर लेंगे, ये जो पोस्ट कोड है आपका ER10826, क्योंकि आपको जब अप्लाई आप करेंगे तो इसको आपको मेंशन वहाँ पर करना होगा। और देखो मैं बता देती हूँ, आप एक कैंडिडेट मल्टीपल पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। आपका एग्ज़ाम जो होगा वो मतलब फिर हो सकता है क्लैश करे, देखो हो सकता है क्लैश करे, वैसे तो ऐसा होगा नहीं, अलग-अलग यहाँ पर हो सकता है डेट्स दी होंगी और लेकिन ऐसा हो सकता है कि एक ही दिन में आपका सुबह एक का एग्ज़ाम था और दूसरा शाम को ही या दिन में ही कोई दूसरी जो आपने पोस्ट भरी थी उसका एग्ज़ाम हो गया। ऐसा हो ज़रूर हो सकता है, बट आप मल्टीपल पोस्ट में अप्लाई कर सकते हो। तो मैं तो ऐसे क्या मतलब मेरा तो मानना ये है कि एप्लीकेशन फ़ीस कुछ ज़्यादा है नहीं, सिलेबस ऑलमोस्ट सिमिलर ही है, तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आप मैक्सिमम जितनी पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं, मतलब आप एलिजिबल हैं, आपको कर देना चाहिए। ठीक है? जैसे आप एमएससी है मान लीजिए, तो आप बीएससी वाली ग्रेजुएशन वाली पोस्ट में भी अप्लाई कर दीजिए। 12th वाली पोस्ट में तो खैर अगर आप लैब असिस्टेंट वाली पोस्ट के लिए रेडी हैं तो ही आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज बीएससी है तो फिर मुझे ऐसा लगता है उस तक जाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी में कम्पीट कीजिए। आपने बैचलर्स की है तो उसको उसी में कंप्लीट मतलब कम्पीट कीजिए। अच्छा ये नोटिफिकेशन एक हमारी बायोलॉजी वाली मैम है उन्होंने भी डिस्कस किया था, तो कुछ बच्चे मैं देख रही थी कमेंट कर रहे थे वहाँ पर कि हमने बीएससी कर लिया, अब हम क्या लैब असिस्टेंट की मतलब जॉब करेंगे। बेटा इट इज़ अ गवर्नमेंट जॉब सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, तो लैब असिस्टेंट की सैलरी भी बहुत कम नहीं होती है अगर आप अच्छे इंस्टीट्यूशन के साथ जुड़ते हैं, पहली बात तो। और अगर आप इंटरेस्टेड नहीं है तो आपको इतना उस चीज़ को एग्जैगरेट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसमें फॉर्म मत भरिए, आपके लिए चॉइस है। अगर आप बीएससी स्टूडेंट है तो यू नॉट नीड नॉट टू fill the form of lab assistant या lab attendant forms, okay? You can apply in your category, in your BSc जो ग्रेजुएशन वाली कैटेगरी है, जैसे कि ये साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है, ये आपकी मिनिस्ट्री जनरल माइन सेफ्टी मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में ग्रेजुएशन अबव है, इसमें एक पोस्ट है आपकी जनरल की, इसमें आप अप्लाई कीजिए। ठीक है? तो अपनी आप अब देखो ये जो सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट है केमिस्ट्री, ये पोस्ट स्पेसिफिकली केमिस्ट्री वालों के लिए है। तो मैं तो ऐसा कहूँगी कि जो स्पेसिफिक केमिस्ट्री वालों की पोस्ट है उसमें आप ज़रूर अप्लाई कीजिए, क्योंकि उसमें कंपटीशन भी कम हो जाएगा। जो वैसे जनरल पोस्ट है उसमें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मतलब मैथ्स वाले सभी अप्लाई कर पाएंगे, मतलब जिनके पास भी कोई अपनी बैचलर डिग्री है। बट इसमें सिर्फ केमिस्ट्री वालों के लिए ये एलिजिबल है, तो इसमें आप इनमें तो ज़रूर अप्लाई आपको करना है। तो ये जो मैंने फर्स्ट पोस्ट आपको बताई है लेवल 6 का पे स्केल रहने वाला है, ठीक है? और इसमें हाँ, इसमें अगर आप देखोगे तो जनरल की एक भी पोस्ट नहीं है, और एससी, एसटी और ओबीसी में एक पोस्ट है, तो ये थोड़ा-सा यहाँ पर इश्यू है। आपको चेक करना होगा कि आपकी कैटेगरी में पोस्ट निकली हुई है या नहीं, कि आपकी कैटेगरी में पोस्ट है भी या नहीं, ठीक है? चलिए, अभी बहुत सारी और पोस्ट आपका वेट कर रही है, डोंट वरी, डोंट गेट डिसहार्टेंड कि अरे मैम ये तो पोस्ट बहुत कम है, अभी नहीं है, अभी देखिए अभी, जैसे कि एक पोस्ट आपकी ये भी है, प्रोसेसिंग कम क्वालिटी एश्योरेंस सुपरवाइजर लेवल 6 का पे स्केल है, इसमें भी 2 पोस्ट है आपकी जनरल की। और देखो अब ये केमिकल वाला सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल, ये स्पेसिफिकली केमिस्ट्री वालों के लिए हो गई पोस्ट, ठीक है? तो KK10326 इसका पोस्ट कोड नोट कर लेंगे। लेवल 7 का पे स्केल है यहाँ पर, देखो ये बढ़िया पोस्ट है, ये बढ़िया पोस्ट है, लेवल 7 का पे स्केल है, ग्रेजुएशन एंड अबव वाले सारे, इसमें वैकेंसी भी है, दो वैकेंसीज आपकी ओबीसी में है, एक आपकी जनरल में है, टोटल यहाँ पर 3 वैकेंसी है इस पोस्ट के लिए, ठीक है? स्पेसिफिकली इस पोस्ट के लिए। तो आप ये मत देखो कि 3 ही वैकेंसी है, ये देखो आपके पास मल्टीपल चांसेस हैं, हर कोई अप्लाई नहीं करेगा और अप्लाई भी करेगा तो ढंग से तैयारी करके जाइए, आप ज़रूर इसमें सक्सेस पा सकेंगे। अच्छा अगर बात करेंगे कि यहाँ पर आपकी पोस्टिंग वगैरह कहाँ होगी, तो देखो ये जो पोस्ट निकली अलग-अलग रीजन से हैं, तो जिस रीजन से हैं उसी रीजन में फिर आपकी पोस्टिंग किसी भी रीजन में ऑल ओवर द इंडिया में कहीं पर भी हो सकती है। बाकी देखो लैब, वही मैंने जो बताया था लैब अटेंडेंट की तो बहुत सारी पोस्ट हैं, इसमें 10th ही मांगा गया है, इसमें लेकिन पे स्केल फिर आपका लेवल 1 का रहेगा, तो ये तो मैं आपको नहीं सजेस्ट करूँगी।
फिजिक्स वालों के लिए भी है सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट फिजिक्स, ये स्पेसिफिकली फिजिक्स वालों के लिए, अगर कोई फिजिक्स के स्टूडेंट्स भी हमें यहाँ पर देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड देखिए एक पोस्ट ऊपर भी गई है हमारी, इसको आपको मैं इसलिए पूरी पीडीएफ दिखा रही हूँ सो दैट आप एक बार गो थ्रू कर लें, आपको पता लग सके कौन सा नंबर है हमारी पोस्ट का, हमारी पोस्ट का कौन सा नंबर है, कोई भी पोस्ट ऐसी ना हो जो हमसे छूट गई हो। टू 258 पे देखिए सीनियर टेक्निकल, ये बहुत अच्छी पोस्ट है भाई, लेवल 7 का यहाँ पर पे स्केल रहने वाला है, ठीक है। 258 सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ वाटर रिसोर्सेज में रहेगा। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो एक वैकेंसी भाई जनरल की है और एक वैकेंसी आपकी ओबीसी की है, ठीक है। तो ये आपकी केमिस्ट्री वालों और तुम्हारे लिए पोस्ट है, अभी बहुत सारी पोस्ट आगे भी है, अभी जीएसआई वाले डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी पोस्ट निकली हुई हैं, फॉर केमिस्ट्री फिजिक्स सभी के लिए हैं वो। तो ये देखेंगे आप पूरी, अगर आप गो थ्रू करेंगे यहाँ पर तो बहुत मल्टीपल वैकेंसीज हैं, मतलब बहुत सारी वैकेंसीज हैं अलग अलग आपके डिपार्टमेंट में। जैसे एक और यहाँ पर ये वैकेंसी है ग्रेजुएशन एंड अबव, यहाँ पर जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट केमिकल की पोस्ट है, जीएसआई में है ये, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी मिनिस्ट्री ऑफ माइंस के अंदर जो आता है, इसमें ये आपकी पोस्ट रहने वाली है। SR 11826 लेवल, यहाँ पर पे स्केल लेवल आपका 6 का रहने वाला है। अच्छा, अगर आपको कैटेगरी वाइज अपनी पोस्ट के ये पता लगाना है कि पोस्टिंग कहाँ होगी या कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप इनकी ये वेबसाइट हर एक पेज पे इन्होंने दी है, इस पर जाकर आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। अगर देखो जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट जियोलॉजिकल, जियोलॉजी में भी पोस्ट चाहिए, यही सेम पोस्ट, और यहाँ अगर हम वैकेंसीज की बात करें तो यहाँ वैकेंसी भी अच्छी खासी है। देखो एसटी में एक वैकेंसी है, ओबीसी में एक, जनरल की 4 वैकेंसी है। ये पोस्ट मैं कहूँगी बहुत बढ़िया पोस्ट है भाई, लेवल 6 का पे स्केल है, जीएसआई जैसे डिपार्टमेंट में आपको यहाँ पर जॉब मिल रही है, ठीक है। और एक आपकी ये पीडब्ल्यूडी, तो ये टोटल मिला के 7 पोस्ट है, तो एक अच्छा खासा नंबर है, पोस्ट यहाँ पर अच्छी खासी ये निकली है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बाकी लैब अटेंडेंट्स की तो बहुत सारी पोस्ट है, कोई 10th लेवल की भी है, कोई 12th लेवल की भी है। तो बस अब मुझे लगता है और पोस्ट नहीं है, यही आपकी फाइनल सारी पोस्ट थी। अच्छा अच्छा, 2 पोस्ट और रह गई है हमारी। एक आपकी यहाँ पर है असिस्टेंट केमिस्ट, ये इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। देखिए असिस्टेंट केमिस्ट, सबका नंबर आपको नोट कर लेना है, ये है आपका WR13626, ये गवर्नमेंट मेडिकल स्टोर डिपार्ट में आपका मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में लगेगा, लेवल 6 का पे स्केल है, ठीक है। पोस्ट की बात करें तो 2 वैकेंसीज है भाई इसमें, एक आपकी एससी की है और एक आपकी जनरल की है, एससी और जनरल की। ये तो कैटेगरी वाइज मैंने आपको यहाँ पर पोस्ट बता दी है, कैटेगरी वाइज मैंने आपको बता दिया है कि किस किस डिपार्टमेंट में कितनी कितनी पोस्ट आपकी निकली हुई है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे टोटल आपकी 3003 पोस्ट है सभी डिपार्टमेंट्स को मिला के, जिसमें मैंने आपको आज स्पेसिफिकली बताया केमिस्ट्री वालों के लिए स्पेसिफिकली केमिस्ट्री की कितनी पोस्ट है। बाकी इसके अलावा केमिस्ट्री वाले अपने 12th लेवल के बेसिस पे तो खैर बहुत सारी पोस्ट में अप्लाई कर ही सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको लेकर अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। तो अब हम ये देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है। अब हम देख लेते हैं कि आपको फॉर्म कैसे फिलअप करना है, यानी कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या होगा। तो इसमें देखिए 2 पार्ट्स में आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। पहले पार्ट में आपका 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको यहाँ पर करना होगा, यानी कि आपका OTR आपका जनरेट होगा वेबसाइट से। दिस इज नोन एज योर 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, दिस इज नोन एज 1 टाइम रजिस्ट्रेशन। उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो भरना शुरू कर सकते हैं। OTR करते टाइम आप ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ लेंगे। आपका मोबाइल नंबर क्योंकि पहले वेरीफाई होगा, ईमेल आधार वेरीफाई होगा, आपको यहाँ पर क्या क्या चाहिए होगा, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, कोई भी एक अपना पासपोर्ट, अपना मतलब आइडेंटिटी प्रूफ, आपको अपना 10th का रोल नंबर भी यहाँ पर चाहिए होगा और ईयर ऑफ पासिंग, ठीक है। और अगर कोई सर्टिफिकेट है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, बेंचमार्क डिसेबिलिटी, तो आप
उसका भी सर्टिफिकेट यहाँ पर आप रखेंगे। एक बार आपका OTR नंबर जनरेट हो जाता है तो फिर आप उससे रजिस्टर करेंगे एंड देन यू कैन स्टार्ट विद योर फॉर्म फिलिंग। और देखिए फॉर्म फिलिंग को लेकर भी पूरा यहाँ पर डिटेल में सब कुछ यहाँ पर बताया हुआ है कि किस तरीके से आप अपनी फॉर्म फिल जो है वो कर सकते हैं। कोई भी कोशिश कीजिए कि गलती ना हो। जैसे देखिए पूरा आपको टेम्पलेट यहाँ पर दिया हुआ है कि आपको इस वेबसाइट पे जाना है। इस वेबसाइट पे जब आप OTR नंबर जनरेट कर लेंगे तो लॉगिन और रजिस्टर का यहाँ पर आपके पास ऑप्शन आएगा। ठीक है, ये SSC की वही ऑफिशियल वेबसाइट है जो अभी मैंने आपको दिखाई थी। तो आप यहाँ पर रजिस्टर करने के बाद पहले रजिस्टर करेंगे अपने आपको, और अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो फिर आप लॉगिन करेंगे। आप रजिस्ट्रेशन नंबर, अपना पासवर्ड और कैप्चा डालकर लॉगिन कर लेंगे। उसके बाद आपके पास ऑप्शन आएगा OTR का, यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन फिलअप करने का। तो वन टाइम रजिस्ट्रेशन के लिए आपको ये सारी डिटेल्स जो है वो यहाँ पर फिलअप करनी होगी। आपका पर्सनल डिटेल्स सबसे पहले आएंगी, आपकी पर्सनल डिटेल्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा जूम आउट कर लेती हूँ। जिसमें आपका कैंडिडेट, आपका नेम, आइडेंटिफिकेशन, कॉन्टैक्ट, फिर आपका पासवर्ड क्रिएट होगा, फिर एडिशनल डिटेल्स जैसे आपकी नेशनैलिटी, आपका एजुकेशन, आपका एड्रेस, और फिर कुछ डिक्लेरेशन आपकी डिटेल्स वगैरह फिर वो यहाँ पर मांगेंगे। आपका जैसे ही OTR जनरेट हो जाता है तो आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आएगा, आप कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद इस तरीके से आप नेक्स्ट वेबसाइट पे, नेक्स्ट पेज पर आ जाएंगे। ये पूरा टेम्पलेट इन्होंने अपनी वेबसाइट पर दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप अपनी ये पर्सनल डिटेल्स, जिसमें कुछ नहीं है, आपसे पूछा है कि आपका आधार है तो उसका नंबर बता दीजिए, उस पर एक OTP आएगा, आपका 10th का सर्टिफिकेट, 10th के सर्टिफिकेट के बाद कि आपने कभी नेम चेंज किया है ये भी पूछा है। बहुत अच्छी बात है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही कन्फ्यूजन रहती है कि 10th के बाद नेम चेंज हो गया, आप क्या करें। ठीक है, तो अगर चेंज हुआ है तो नया नाम वेरीफाई कीजिए, जेंडर, आपका डेट ऑफ बर्थ, बेसिक डिटेल्स हैं, आपकी फादर्स नेम, ठीक है, वेरीफाई करवा रहा है, फिर सब चीज़ें, फिर आपका रोल नंबर, ईयर ऑफ पासिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ, तो ये आपकी डिटेल्स हर एक पेज पे आपको सेव एंड नेक्स्ट करते जाना है और आपकी डिटेल्स सेव होती जाएंगी एंड देन यू विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज। और नेक्स्ट पेज में फिर उसी तरीके से इंफॉर्मेशन है। तो इस तरीके से आपका जब आप OTR की अपनी सारी डिटेल्स भर लेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर जैसे इस तरीके से यहाँ पर जनरेट हो जाएगा। इससे पहले भी अगर हम बात करें तो आपके मोबाइल नंबर, एक वैलिड मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपके पास होना चाहिए जो एक्टिव हो, क्योंकि उस पर आपका OTP आपको जनरेट होगा जो आपको यहाँ फिलअप करना होगा। तो प्लीज़ मेक श्योर कि वैलिड आप यहाँ पर दोनों चीज़ें यूज़ करें जो एक्टिव हो। तो इसी तरीके से मैंने बताया, फिर आपका यहाँ पर ये रजिस्ट्रेशन नंबर इस तरीके से जनरेट हो जाएगा, आपको लिखा आ जाएगा। और जो भी आप फॉर्म फिलिंग करते हैं, रजिस्ट्रेशन जो भी है आपका, 30 दिन के अंदर आपको क्या खत्म करना होता है, ऐसा नहीं हो, मतलब 30 दिन के बाद ये डिटेल्स आपकी सेव नहीं रहती है वेबसाइट पर। ठीक है, बस इसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर अपना फिल करना है, होम पेज पे जाना है। OTR जब आपका जनरेट हो गया है तो फिर आप अपना लॉगिन करेंगे, एक नया पासवर्ड यहाँ पर सेट करेंगे। पासवर्ड के लिए भी बहुत सारी यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस हैं, तो वो आप देख लेंगे। उसके बाद आपको अपनी फॉर्म फिलिंग जो है वो स्टार्ट करनी है। ठीक है, उसमें आप अपनी डिटेल्स डालेंगे, अपनी नेशनैलिटी, अपनी कैटेगरी, अगर आप कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपनी उसका सर्टिफिकेट भी यहाँ पर प्रोड्यूस करना पड़ेगा। सर्टिफिकेट नंबर आपको अभी फिलहाल देना है, जो भी आपकी अगर डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको प्रोड्यूस करना है। आपका एड्रेस, आपका स्टेट, पिन कोड, ये सब चीज़ें सेव एंड नेक्स्ट करते जाएंगे, नेक्स्ट पे पहुँच जाएंगे। मतलब बेसिक जैसे आप किसी भी अपने फॉर्म फिलअप करते हैं उसी तरीके का ये फॉर्म है आपका। कोई भी यहाँ पर कुछ ऐसा ऐसी चीज़ें नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी सारी चीज़ें हैं आपके लिए। और इवन अच्छी बात यह कि सारी चीज़ें अच्छे से बताई गई हैं। अच्छा, यहाँ से आपसे मीडियम पे पूछा जाएगा कि स्किल टेस्ट का आप क्या मीडियम ऑप्ट करना चाहते हैं, इंग्लिश या हिंदी, तो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। अच्छा हाँ, यहाँ पर आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा बेटा जब आप फॉर्म फिलअप करेंगे, यानी कि आपको फेस ऑथेंटिकेशन, मतलब इसको अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से आप इस ये जो हैश यहाँ पर दिया हुआ है बारकोड, इसको स्कैन करेंगे और वहाँ एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन में MISSC करके एक एप्लीकेशन पे आपको जाना होगा और जहाँ पर आप अपना फेस वेरिफिकेशन जो है वो कंप्लीट करेंगे। तो इसको बहुत ध्यान से करना है आपको। इसमें बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस भी लिखी है कि भाई सीधा देखिए, गर्दन इधर उधर नहीं होनी चाहिए आपकी। तो ये आप सारी डिटेल्स एक बार डिटेल में यहाँ पर पढ़ लेंगे, ये सब आपको यहाँ पर लिखा हुआ है। और लाइव फोटो आपकी यहाँ पर कैप्चर होगी, मतलब पहले से क्लिक की हुई फोटो आपको अपलोड नहीं करनी है, आपको लाइव फोटो ही यहाँ पर देनी है। ठीक है,
यहाँ लिखा हुआ है कि फेस आपका फुली होना चाहिए, जो भी रेक्टेंगुलर रेड एरिया होगा। आपने मास्क नहीं पहना होना चाहिए, भाई ऐसा ना हो चश्मे लगा लिए। अगर हाँ ग्लासेस लगे हुए हैं आपको तो अलग बात है, बट सन ग्लासेस नहीं होने चाहिए, कैप नहीं होनी चाहिए सर पे, ठीक है। तो ईयरफोन्स वगैरह नहीं पहने हो तो इस तरीके से आप थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस एक बार ज़रूर देख लेंगे। हाँ, तो ये आपकी कैप्चर हो जाएगी लाइव फोटो। उसके बाद सिग्नेचर आपको अपलोड करने हैं, जिसका आपको यहाँ पर फॉर्मेट बताया हुआ है, जेपीजी या जेपीजी फॉर्मेट में आपको करना है, जो कि जनरल जनरल इंस्ट्रक्शंस है। आपने इससे पहले आज तक कई फॉर्म भरे होंगे तो सब कुछ वही है। फिर एक आराम छोटा सा डिक्लेरेशन है, एंड देन उसके बाद यहाँ पर कुछ, ये तो आपको बस ये बताया हो कि अगर आप ऐसे माइग्रेटेड हैं वगैरह वगैरह तो आपको ये ज़रूर सारी चीज़ें पढ़नी है। तो दिस वाज ऑल रिलेटेड टू योर फॉर्म फिलिंग। और अब मैं आपको ले चलती हूँ एक बार ज़रा, बहुत सारे बच्चे क्यूरियस होंगे इस चीज़ को लेकर कि एग्ज़ाम में आपने सब्जेक्ट्स तो बता दिए बट इनमें क्या आएगा, मतलब सिलेबस को लेकर भी आप बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी में होंगे, तो उसको भी मैं यहाँ पर डिस्कस कर देती हूँ। अगर हम यहाँ पर देखिए, पूरा यहाँ पर आपको डिटेल्ड सिलेबस यहाँ पर सारा आपको दिया है, और मुझे ऐसा लगता है इनकी वेबसाइट पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स भी यहाँ पर ज़रूर मिल जाएंगे, क्योंकि हर इस तरीके की जो ऑफिशियल वेबसाइट होती है वो अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम पेपर ज़रूर अपनी वेबसाइट पर डाल के रखते हैं, सो दैट आगे एग्जाम देने वाले बच्चे वहाँ से थोड़ा सा आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरीके का एग्जाम जो है वो आने वाला है। तो जो सिलेबस होने वाला है मेट्रिकुलेशन लेवल पे अगर आप भरते हो, मतलब 10th लेवल के अकॉर्डिंग, तो आपका ये सिलेबस रहेगा, ये थोड़ा कम है, ठीक है। अगर आप अपना भरते हैं ऑन द ग्रेजुएशन लेवल, तो ग्रेजुएशन लेवल वालों का देखो सिलेबस थोड़ा सा अलग है, प्लीज इस चीज को नोट करना। ये आप डिटेल में यहाँ पर देख लेंगे, अभी मैं पूरा नहीं दिखा रही हूँ, ये मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया है। इस तरीके से पूरा सिलेबस यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मेट्रिकुलेशन लेवल का अलग है, ठीक है। और अगर आप उसके बाद ये तो आपको बताया हुआ है कि अगर आप मिसबिहेव करते हैं तो आपके साथ क्या क्या किया जा सकता है बाय एसएससी, तो वो क्या क्या आपको कर सकता है, मतलब आपको अच्छे से बिहेव करना है। तो मतलब पूरा सिलेबस आपको इन्हीं की वेबसाइट पे यहाँ पर मिल जाएगा। तो मेरे अकॉर्डिंग अच्छी अपॉर्चुनिटी है, ठीक है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मतलब एसएससी की जॉब सब कोई चाहते हैं, और अगर स्पेसिफिकली वो हमारे फील्ड से निकली है तो फिर तो हमें उसमें ज़रूर ट्राई करना चाहिए। हाँ, थोड़ा सा ये है कि सिलेबस आपका इसमें केमिस्ट्री का नहीं रहने वाला है बेटा जी, आपको जो एसएससी का जनरल सिलेबस होता है वही आपका अ, आपका रीजनिंग, मैथ्स, आपकी इंग्लिश, आपकी जीके, वही सब इसमें आने वाला है। बट ये है कि स्टिल अगर आप साइड बाय साइड कुछ इस तरीके की तैयारी कर रहे थे तो फिर मुझे लगता है आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो अपनी बैचलर्स के साथ साथ जिन्होंने कुछ ना कुछ इस तरीके की तैयारी की होगी, एसएससी या यूपीएससी की भी बहुत सारी तैयारी करते हैं, तो उनके लिए एक अच्छा चांस है, मुझे ऐसा लगता है उनके लिए एक अच्छा चांस है, तो आपको फॉर्म ज़रूर भरना चाहिए। बाकी कोई भी अगर अगर इसके अलावा कोई डिटेल चाहते हैं, कोई आपको क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में छोड़ सकते हैं, हम आपकी क्वेरी का ज़रूर यहाँ पर रिवर्ट करेंगे। और अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो देखिए इस तरीके की इंपॉर्टेंट अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो एंड आपका फिजिक्स, सारे ही कंटेंट आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो वेद प्रेप, CUET PG एंड IIT जैम को आपको सब्सक्राइब करना है, एंड यू ऑल्सो हैव टू सब्सक्राइब वेद प्रेप CSIR नेट एंड गेट फॉर CSIR नेट और गेट वाला कंटेंट। तो अगर वो वाला कंटेंट आप चाहते हैं, उस तरीके की पोस्ट, मतलब अगर आप MSc स्टूडेंट हैं और अब वैकेंसीज का वेट कर रहे हैं, कोई आपके लिए क्या वैकेंसीज है, तो उस चैनल पे आपको इस तरीके की बहुत सारी अपडेट्स वहाँ पर मिलने जा रही हैं। तो सभी लोग अगर वीडियो अच्छी लगी हो और काम की लगी है, आपकी इन्फॉर्मेशन आपको लग रहा है कि आपके काम की है, तो आप ज़रूर लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरीके के किसी इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ इंपॉर्टेंट सेशन में। सो बाय बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे।